बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 27 किस्तें सुन चुके हैं। अब 28वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाए। वो इंसानी पस्तियों की इंतहा में गिर चुकी थी, जहाँ इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है और मजहब, माशरत, इखलाक वगैरह लायानी सी चीज़ें बनकर रह जाते हैं। सजाता दिल्ली की रहने वाली और पुलिस को मतलूब थी। वो यहाँ पहले 2 साल से अपना नाम और यकसियत बदल कर क़याम पजीर थी। उसके हाथ और लोगों के खून में भी यकीनन रंगे होंगे, लेकिन उनका इल्म किसी को नहीं था। उसके बाप वाली बात भी इसलिए बताई जाती थी कि दूसरे कामरेड इनकलाब के रास्ते पर चलने वाली इस महावीर कामरेड जैसे नजरियात अपनाएं जो बनफ्से नफीस उनमें मौजूद थी, क्योंकि बकौल उनके इनकलाब का हसूल तभी मुमकिन है जब हम तमाम रिश्तों को भुलाकर सिर्फ इनकलाबी का रिश्ता अपना लें, जिसे सजाता ने खूब अपनाया था। कचड़ी में दाखिल होते ही शराब की बदबू मेरे रत्नों में घुस आई थी। पहले तो मुझे ऐसी जगहों से सख्त वहशत होती थी, लेकिन भारत में चूंकि कदम कदम पर ऐसे ही माहौल से वास्ता पड़ता है, इसलिए अब मैंने ज़हनी तौर पर इन हालात से मसाहलत कर ली थी और चंद लम्हों के बाद ऐसी जगहों पर लानत भेजकर मैं फिर नॉर्मल हो जाता था। तब मुझे ये एहसास नहीं हो पाता था कि मैं यहाँ कोई गैर मरई मखलूक बनकर आया हूँ, बल्कि मैं खुद को भी इसी माहौल और इसी में बसने वाले लोगों का एक हिस्सा जानने लगता था। डरबे पर हमारा इस्तकबाल चेतन ने किया। हेलो कामरेड कहकर उसने गर्मजोशी से हमसे मुसाफा किया। अभी हम मुश्किल बैठ ही पाए थे कि सीढ़ियों से कदमों की चाप सुनाई दी और चंद लम्हों बाद होंठों में सिगरेट दबाए मेरे सामने बिगड़ी हुई रईसजादी खड़ी थी। उसकी आंखें नशे से सुर्ख हो रही थीं। जिस पुरानी वज़ाकता के सोफे पर हम बैठे थे, उसके सामने एक कोने में रखी तपाई पर शराब की आधी खाली बोतल और गिलास भी मौजूद था, जिसके भभोके उसके मुंह से उठ रहे थे। उसने इस्तफामिया नजरों से चेतन की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और जवाब में सजाता ने भी उससे कुछ ज्यादा ही सरगर्मी से कामरेड कहकर हम दोनों से बारी बारी मुसाफा किया। अशोक भी शायद मेरी तरह उन दोनों के लिए अजनबी था, लेकिन यहाँ के दूसरे लोग जिन्हें पंजाब में काम करने का मौका मिला था उससे अच्छी तरह आगाह थे। इसीलिए चेतन ने उसका खैर मकदम उस तरह किया था जैसे वो सीनियर कामरेड का किया करते थे। मेरे मुतल्लिक इतलात पहले ही से यहाँ पहुंच चुकी थी। उसके अलावा भी यहाँ ज्यादातर नए फंसाए गए या खुद फंसे हुए कारकुन ही आते थे और बड़ी बाजार के इस मकान को ट्रेनिंग सेंटर का मकाम हासिल था। मुसलसल सफर ने हमें थका डाला था, इसलिए नाश्ता करते ही उसी कमरे के एक कोने में लगी लकड़ी के एक तख्त पोश पर आड़े तिरछे होकर सो रहे। मेरी आंख तो जल्द ही खुल गई, जबकि अशोक अभी तक गहरी नींद सो रहा था। सजाता और चेतन दोनों कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं एक तौलिया कंधे पर रखकर नीचे गया और शराब खाने के एक कोने में लगे नलके पर मुंह हाथ धोकर दोबारा वापस आया तो चेतन वहां मौजूद था। कुछ परेशान नजर आ रहा था। कहाँ गायब हो गए थे यार? उसने बड़ी बेतकल्फी से मेरे कंधे पर हाथ मारा। मुंह हाथ धोने गया था, सोचा घूम फिर कर कलकत्ता ही देख लूं। मैंने तौलिया एक तरफ लटकाते हुए जवाब दिया। मैं तो समझा था भाग गए डर के मारे। उसने करीबन हंसते हुए कहा, कामरेड मैं भागने के लिए यहाँ नहीं आया। मेरे लहजे की संजीदगी ने चेतन को भी संजीदा कर दिया। इसी असना में सजाता भी वहां आ गई। वो अब नॉर्मल नजर आ रही थी। उसने चेतन के इशारे पर एक स्टोव पर चाय के लिए पानी रख दिया और चेतन ने अपना काम संभाल लिया। सबसे पहले तो उसने अजीम इनकलाब की खूबियां गिनवानी शुरू की, फिर कुछ हिफाजती इक़दामात से आगाह किया और ये खुसूसी हदायत की कि यहाँ किसी कामरेड को सिवाय अपने काम के और कुछ नहीं बनाना, ना ही किसी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करनी है। मुझे सिर्फ इन्हीं बातों या मालूमात पर इक्तिफा करना था जो तहरीक की तरफ से मुझे फराम की जाती। खुद से कुछ जानने की कोशिश करना या ज्यादा चालाक बनना जुर्म था। ऐसी कोई भी हरकत सरजद होने पर अवामी अदालत इनकलाब की राह से हटने वाले या रोड़े अटकाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करती थी और उसका हर फैसला कबूल करना पड़ता था, ख्वाह वो कितना ही सख्त क्यों ना हो। अपने असूल व ज़वाबित मुख्तसर बताकर उसने मेरी तवज्जो कुछ सुर्ख जिल्द वाली किताबों की तरफ दिलाई और बताया कि हर इनकलाबी का फर्ज है कि वो इनका मुतालिया करे। चेतन वाकई कामयाब वर्कर था। उसका बात समझाने का अंदाज कुछ इस किस्म का था कि सुनने वाले को ये कभी महसूस नहीं होता था कि उसे डराया धमकाया जा रहा है, जबकि वो सब कुछ कह गुजरता था। चेतन की इजाजत से मैं शहर देखने बाहर आ गया। उसने सजाता को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। सजाता ने उस पेशकश को ठुकराने पर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा था, न जाने क्यों। शाम को 5 बजे वापस आने का वादा करके मैं रवाना हो गया। कलकत्ता भी उस वक्त जाग गया था। दरिया हगली के किनारे आबाद उस शहर के मकीनों में से अक्सर व बेशतर अपने अपने धंधों के लिए घरों से बाहर आ गए थे। उसी हजूम में मैं भी सड़कों पर मटर गश्त करने लगा। मैदान से होता हुआ लोअर चत रोड पर आ गया और वहां से घूमता घमाता आखिरकार जकरिया स्ट्रीट की तरफ आ निकला।
यहाँ ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी। एक बड़ी सी सराय के नजदीक लोगों के हजूम ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। मैं वहीं रुक गया, देखूं तमाशा क्या है। और वो नजारा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। चंद बंगाली नौजवान लड़कियों को लोगों ने घेरे में ले रखा था। ये वो बदकिस्मत मशरकी पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां थीं जो अपने अहले खाना के साथ भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार होकर यहाँ चली आई थी। पहले तो ये लोग सरहदी इजला में लगे शरणार्थी कैंपों में आते थे, फिर सियालदह से होते हुए कलकत्ता की तरफ निकल जाते थे, क्योंकि शरणार्थियों के नाम पर हासिल होने वाले मकामी और बैनुल-अक़वामी इमदाद भारतीय सरकार खुद हजम कर जाती थी या मुक्ति बहाने की भीड़ चढ़ा देती थी। और इन बदनसीबों को अपना पेट भरने के लिए कलकत्ता का रुख ही करना पड़ता था। कलकत्ता में उनके लिए जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी इज्जत बेचे या फिर भूखे मर जाएं, क्योंकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्हें मजदूरी करने के मौके नहीं दिए जाते थे, ताकि ये बदबख्त लोग इतने मजबूर हो जाएं कि अपने हाथों अपनी गैरत को सूली पर चढ़ा दें। पहले पहल तो ये बदकिस्मत कुंबे अपने साथ लाया हुआ मालो मता उन्हें पूरे दामों बेचकर जिंदगी बसर करते, और जब ज़ादिरा खत्म हो जाता तो अफलास के हाथों मजबूर होकर ये मकरू धंधा अपना लेते। जमाना गुलामी में शायद इसी तरह कनीजों और गुलामों की मंडियां लगती होंगी, जिसका नजारा यहाँ देखने में आ रहा था। मकरू चेहरों वाले चांकिया के खबीज चेले खा जाने वाली नजरों से उनका जायजा लेते, उन्हें टटोल टटोल कर उनकी कीमत का तयन करते, कीमत चुकाते और बेकसी की इन तस्वीरों को बगल में दबाकर अपनी राह लेते। इस्तों का ये कोड़ियों के मोल नीलाम कैसा अंतोनाक अलमिया था, उसका अहाता अल्फाज में मुमकिन नहीं। हैरत तो इस बात पर होती थी कि आकर शरणार्थियों को भारतीय हुकूमत ने अपने शहरों में आने जाने की इजाजत क्यों दे रखी थी। हालात ने अब ये साबित कर दिया था कि ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था। किसी कौम को जलीलो ख्वार करना मकसूद हो तो हमलावर कौमें सबसे पहले दुश्मन की बहू बेटियों की अस्मत पर डाका जनी करती हैं, उन्हें बेगैरत बनाकर उनके तशख्खुस में दरारें डाली जाती हैं और किरदारों में ऐसे शगाफ बना दिए जाते हैं कि वो जब चाहे उन रखनों में से दखल अंदाजी कर सके। इस मुदाखलत पर मगलूब कुछ कह पाते, एहतजाज भी नहीं कर सकते थे। जमीर तो उनके पहले ही अपनी कीमत पा चुके होते हैं। भारत के इस सबसे बड़े शहर कलकत्ता की मकामी मुसलमान आबादी इतनी गरीब थी कि सिवाय कुड़ने के और कुछ नहीं कर सकती थी। ये हालत मुसलमानों की ही नहीं, यहाँ बसने वाले तमाम मजाहिब के लोगों की थी। भारतीय हुकूमत पर जंगी जुनून का भूत इस बुरी तरह सवार था कि उसने जनता की तमाम जरूरियात को नजरअंदाज करके अपनी तमाम तवानाइयां मशरकी पाकिस्तान पर गासिबाना यलगार के लिए वक्फ कर दी थी। ये मनाजर देखकर मेरा दिल अपनी बदकिस्मती पर खून के आंसू रो दिया। बड़े दुखी दिल के साथ मैं वापस आ रहा था। जकरिया स्ट्रीट के कोने पर खड़े एक बूढ़े मशरकी पाकिस्तानी ने, जिसके साथ सुकड़े सिमटे दो बच्चे भी बैठे थे, भीख मांगने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उनकी हालत दीदनी थी। मुझे बजाय रहम के उन पर गुस्सा आ रहा था। तुम साला एकदम बेगैरत है, इधर आजादी का नारा लगाता है, उधर अपनी औरतों का धंधा करता है। मैंने कलकत्ता लहजे में उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, हम धोखे में मारा गया साहब, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। उधर मुजीब हमसे बोला, पंजाबी तुम पर जुल्म करता है, तुम्हारा हक खाता है। इधर इंदिरा हुकूमत हमसे बोला, हम तुम्हें भात देगा, तुम्हें बचाएगा, तुम पंजाबियों से लड़ो। साहब हमें मुजीब और इंदिरा ने मार डाला। साहब हम बेगैरत नहीं हैं, हम बुज़दिल भी नहीं हैं, हमें तो अपनों ने मार डाला। वो करीबन सिसकियां लेकर रोने लगा। बूढ़ा मेरे सामने हाथ फैलाए नदामत के आंसू बहा रहा था, लेकिन मेरे सामने उस समय पूर्वो पाकिस्तान उभर आया था, जहाँ की सुनहरी रेत पूरी आबोताब से चमक उठती थी और जहाँ की मिट्टी से सर निकालने वाले पटसिन के रेशे मेरी आंखों को खैरा करने लगे थे। जहाँ के लहलाते खेतों में दूर दूर तक बिछी हुई धान की फसलें मुझे शौक नजारा देने लगी थी और जहाँ इस वक्त आफ्ताब तुलू हो रहा था। आह, सुनहरी और आफ्ताबी किरणें किस शौक से दरियाओं पर हदे निगाह तक फैली हुई जमीन पर सोना बखेर रही थी। खुदाया कैसा प्यारा लगता है ये सुनहरा देश मेरा। मेरे होंठों पर जब ये फिक्रा लरजने लगा तो मेरी आंखें बूढ़े से दो चार हो गईं। उसके हाथ बदस्तूर मेरे दिल टटोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी फटी फटी नजरों से उस बूढ़े को देख रहा था, जिसके हाथों में अब भी तूफानों का सीना चीरने की सकत थी, लेकिन जिसे बेदस्तों पा करके उसके लीडरों ने चाणक्य के खूंखार भेड़ियों के सामने ला फेंक दिया था और वह अफरीतों की तरह उनसे लिपटे उनका खून चूस कर अपनी अजली प्यास बुझा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि उनके सामने रो भी ना सका। मुबादा कोई CID वाला मेरी इस हरकत से मुझे मुश्तबा न समझ ले। मैं तो अपने पूर्वो पाकिस्तान के बूढ़े से ये भी न कह सका, बदबख्तो अब भी वक्त है, अपनों में वापस पलट जाओ, सिर्फ वही तुम्हारे लिए अमान है, वरना दुनिया का कोई गोशा तुम्हारे लिए महफूज नहीं। अपनी डार से बिछड़ जाने वाली कूंजें शिकार बन जाया करती हैं। बस चुपचाप जेब में हाथ डाला और 100 रुपया का नोट उसकी मुट्ठी में थमाकर
तेजी से आगे बढ़ गया। मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था और ये बात मेरे पेशे के असूलों से मेल नहीं खाती थी। जल्द ही मैंने अपने आप पर काबू पा लिया और घर लौटने से पहले अपने मकामी दोस्तों से राब्ता कायम करके उन्हें अपने ठिकाने से आगाह भी कर दिया और जरूरी हदायत भी हासिल कर ली। लेकिन जब चेतन के यहाँ पहुंचा तो एक कांटा बदस्तूर मेरे दिल में पवस्त था और वो था मशरकी पाकिस्तान की बहनों की रहम तलब निगाहें, मेरी बदनसीब बहनों की बदनसीब फरियादें। 5 बजे के करीब एक और शख्सियत का नज़ूल हुआ। ये बिस्वास था। इन लोगों का मकामी लीडर बिस्वास ने भी मुसाफा करने में खासी गर्मजोशी दिखाई थी। फिर मेरे देखते ही देखते वहां 5-6 और नौजवान इकट्ठे हो गए। ये सब मेरी तरह अंडर ट्रेनिंग थे। बिस्वास और चेतन ने हमें करीबन 1 घंटा तक कम्युनिज्म लेक्चर दिया। बादल नख्वास्ता मुझे भी दूसरों की तरह उनकी उल्टी सीधी सुननी पड़ी। असां बाद हमने सजाता की बनाई हुई चाय जहर मार की। दौरान लेक्चर तो किसी को आंख झपकने की भी इजाजत नहीं, लेकिन उसके बाद कामरेड सजाता से बेहुदा मजाक करने लगे थे। विश्वास चला गया था, उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी चले गए। मैं और अशोक शाम ढलने के बाद सजाता की मईत में वहां से चले आए। सजाता हमें कलकत्ता के तंगो तरीक मोहल्लों और पुरताफन गलियों में घुमाती बिलाकर एक बिल्डिंग के सामने ले आई जिसमें कम अज कम 50 कुंबे मुकीम थे। उसी के एक कोने में एक कमरा हमारे लिए भी मौजूद था। मेरे रवैये ने उसे कुछ उलझन में मुब्तला कर दिया था जिसका इजहार उसकी मुख्तलिफ हरकत से हो रहा था। अशोक अलबत्ता उसे खासा इंजॉय कर रहा था। एक बात जो मैंने अब तक खास तौर से नोट की थी वो ये कि ये लोग ज्यादातर गुंजान आबाद इलाकों में ठिकाना करते थे, वरना अमूमन सुनने में यही आता था ऐसी तंजीमें उजाड़ और वीरान मकामात पर बसेरा रखती हैं। मैंने उन लोगों से कह दिया था कि मैं यहाँ एक सेल्स एजेंट की हैसियत से कायम कर रहा हूँ और अपने असूलों के मुताबिक वो लोग किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल भी नहीं देते थे। सजाता हमें अगले रोज के प्रोग्राम के मुतल्लिक जरूरी हदायत देकर चली गई। अशोक ने मेरे साथ सफर के दौरान इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि पीने पिलाने के मामले में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। शराब खाने पर वो इसीलिए अकेला ही चला गया, जबकि मैंने ढाबे का रुख किया। वहां से मैं जल्द ही वापस आ गया और आते ही सोने की फिक्र करने लगा, लेकिन नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। सुबह से जो कांटा दिल में पवस्त हुआ था अब वो मेरे सारे जिस्म को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मशरकी पाकिस्तान की मुकम्मल दास्तान मेरे सामने बिखरी पड़ी थी और वो कहानी मेरे लाशौर से जिंदा होकर अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगी थी। उस तकद्दुस मुआब धरती से सितंबर 65 में क्रच इंडिया का नारा उभरा था। ये स्लोगन लेकर पूर्व पाकिस्तान के जवानों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले थे। उन्होंने अपने कौल ही से नहीं अमल से भी साबित कर दिया था कि वो शहीद सिराजुद्दौला के जानशी हैं। फर्स्ट बंगाल टाइगर ने अपने जिस्मों की आहनी दीवारें भारतीय सुरमाओं के सामने चुन दी थीं। वो अमन और अज़म की ऐसी नाकाबिले तस्कीर दीवार बन गए थे जिससे सर टेक टेक कर चांकिया के खूनखार चेलों के जहरीले अज़म तिड़क गए थे। मुझे वो बूढ़ी औरत याद आ गई जो भात वाल लेकर जैसूर की सरहद पर मोर्चा जन अल्लाह के शेरों के पास आई थी। उसने सिसकियां लेकर बताया कि उसके बच्चे सुबह से भूखे हैं। शाम को बूढ़ा चावल लाया तो उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया कि पहला हक हमारे माल और जान पर, हमारे जालों का है। आज उसी बूढ़ी माँ के बच्चे जिन्होंने भूखे होते हुए भी अपने फौजियों के खाने से इनकार कर दिया था, उनके खून के प्यासे हो रहे थे। उनकी आंखों से मकार हिंदू ने मोहब्बत की शबनम को निचोड़कर वहां नफरत की चिंगारियां भर दी थीं। इलाही, इतनी बड़ी और जबरदस्त तब्दीली कैसे आ गई? किसने सीधे साधे इंसानों को अपने भाइयों के खून का प्यासा कर दिया? दो भाइयों के बीच क्रोध की मजबूत दीवार किसने चुन दी? किसने कपास का सोना पैदा करने वाले किसान के हाथों से तखलीक की कुव्वत छीनकर उसे फना के जहरीले तरशूल थमा दिए? सियालदेह से फरगलाकर उजाड़े गए पाकिस्तानियों के काफिले जब झूठी उम्मीदों के सहारे कलकत्ता पहुंचे तो उनका इस्तकबाल मनूजी के सदियों से तरबीज याफ्ता भेड़िए करते। पहले ही हल्ले में वो इनकी शाहरग से सारा खून पीकर उन्हें हड्डियों का ढांचा बनाकर फेंक देते। फिर काली के पुजारियों का खूनी रक्स शुरू हो जाता था और वो बदनसीब न चाहते हुए भी उसके खूनी जबड़े का शिकार हो जाते। उनकी असमतें इफ्ते खाक में मिल जाती, तारीख खुद को दोहराने लगती और तकसीम के वाकयात दोबारा जिंदा होने लगते। सुबह उठकर मैंने अशोक से इजाजत ली और एक करीबी मार्केट का रुख किया। दोपहर तक जब मैं वापस आया तो मेरे पास अच्छा खासा आर्डर प्रकाश के लिए मौजूद था और अगले मिशन से मुतल्लिक हदायत भी मिल चुकी थी। हस्बे हुक्म करीबन 3 बजे चेतन के घर जाकर विश्वास का लेक्चर हजम करना पड़ा। वहीं से हम लोग दो की टोलियों में एक तफरीगाह में पहुंचे। तफरीगाह समंदर के किनारे बनाई गई थी जहां एक लॉन्च हमारे लिए तैयार खड़ी थी। उस इलाके से मुतल्लिक मेरी मालूमात
पास सिफर थीं। जिस वक्त हम उस जजीरे में पहुंचे, सूरज समंदर के गहरे पानियों में डूब रहा था। ये जजीरा गैर आबाद दिखाई दे रहा था। मुखालिफ समत खड़ी माहीगीरों की मछलियां पकड़ने वाली लांचों से ये एहसास होता था कि जैसे ये जजीरा यहाँ मछलियां पकड़ने वालों का वक्ती मस्कन है। बाद में मेरे इल्म में यह बात आई कि ये लोग नक्सल बाड़ियों ही में से थे जो माहीगीरों के भेस में यहाँ कयाम करते थे, और ये जगह एक तरह से उनके ट्रेनिंग सेंटर की हैसियत रखती थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये इल्म हुआ कि तकरीबी कार्रवाइयों के इंस्ट्रक्टर सजाता है। मेरी तरह यहाँ 3 और नए शिकार भी मौजूद थे। हम चारों को सजाता ने पिस्तौल का इस्तेमाल करने से मुतल्लक बताना शुरू किया, और जब अमली मुजाहरे का वक्त आया तो मेरी कारकर्दगी उससे भी बेहतर थी। पहले ही रोज मैंने उन्हें दस्ती बम भी इस्तेमाल करके दिखा दिया। इन बातों का तस्करा मैं अशोक से लुधियाना में कर चुका था, और उन लोगों ने यह भी बता चुका था कि मैंने ये सब कुछ माजी में स्मगलरों के एक गिरोह से वाबस्ता रहकर सीखा था, और बवक्ते जरूरत में इससे भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकूंगा। पहले ही रोज की कारकर्दगी ने उन लोगों को मेरी पोशीदा सलाहियतों का कायल कर दिया, और विश्वास के हुक्म पर मुझे बाकायदा इनकलाबी तस्लीम कर लिया गया। काफी देर गए तक हमारी ट्रेनिंग होती रही। हमें झपट कर हमला करने और भागने से मुतल्लक विश्वास ने खुद तरबियत दी। वो एक मंजा हुआ कमांडो दिखाई देता था, और यह साफ नजर आ रहा था कि उसकी तरबियत किसी खास गैर मुल्की एजेंसी ने की है। वहाँ मौजूद असले का ताल्लुक भी एक खास मुल्क से था जो बज़ाहिर तो हुकूमत भारत का यारगार था, लेकिन अंदर खाने उसकी जड़ें काटने में मसरूफ था। करीबन आधी रात के बाद हमारी तरबियत मुकम्मल हुई। हमारे सोने का बंदोबस्त भी उसी जजीरे में किया गया था। सुबह नाश्ते के बाद माहीगीरों के भेस में मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में हमें उसी तरह वापस लाया गया जिस तरह हमें वहां पहुंचाया गया था। साहिल समंदर से ही हम एक दूसरे से अलहदा होकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे थे। अशोक पुराना कारकुन होने की वजह से खासा मोहतात हो चुका था और मुझसे सिर्फ मतलब की गुफ्तगू ही किया करता था। वो तो ऊपर कमरे में चला गया। मैंने करीबी होटल का रुख किया। अपनी तरबियत के मुताबिक होटल में मैं एक अलहदा केबिन में बैठा था। ये दूसरे दर्जे का मामूली सा होटल था, लेकिन यहाँ ज्यादातर शुरफा किस्म के लोग ही आया करते थे। एक बैरे को मैंने चाय लाने को कहा। चाय और एक मन लिफाफा इकट्ठे ही मुझ तक पहुंचे थे। लिफाफे से एक छोटा सा रुक्का बरामद हुआ। ये मेरे दोस्तों की तरफ से मेरे लिए नया हुक्म था जिसकी तामील मुझे आज ही करनी थी। मैंने तमाम मकामात और हदायत को ज़हन नशीन किया और कागज को लिफाफे समेत तलफ कर दिया।